हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन बायोलॉजी। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट में टॉपिक नंबर 6 दैट इज मायोग्लोबिन, रेड मसल्स एंड व्हाइट मसल्स। ये वाला टॉपिक आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर एक स्मॉल पैराग्राफ में दिया गया है, लेकिन मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में समझा रही हूँ। कुछ बेसिक्स से लेके हम इस टॉपिक पर आएंगे। बहुत ही सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से पूरा वीडियो जरूर देखना। तो देखो, ये वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। इट मींस ह्यूमन की बॉडी के बारे में। ह्यूमन की बॉडी में लोकोमोशन, मूवमेंट कैसे होता है, मसल्स क्या होते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, उसका पूरा मैकेनिज्म क्या होता है, वो सारी चीजें हमने पढ़ चुकी। राइट, मसल को हमने पूरा डिटेल में समझ चुका है, स्ट्रक्चर वाइज भी, फंक्शन वाइज भी। अब एक पॉइंट यहाँ पर ये समझना है हमको कि जो हमारी ह्यूमन की बॉडी होती है, फुल बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं और सेल्स होते हैं। तो ह्यूमन बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जिसको हम कहते हैं वो क्या होता है? सेल। अगर मैं यहाँ लिख दूं टिश्यूज और फाइनली एक आता है क्या? सेल। और हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। हार्ट के पास में कार्डियक सेल होगा, किडनी का अलग सेल होगा, ब्रेन के नर्वस सेल्स अलग होते हैं, आईज के अलग होते हैं, स्किन के अलग होते हैं, बोन्स के अलग होते हैं। जैसे कि इस चैप्टर में हमने मसल सेल के बारे में पढ़ा जिसका दूसरा नाम मसल फाइबर है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो जो सेल के अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये सारी बेसिक चीजें होती हैं, लेकिन अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, अलग अलग सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक, इतना एक क्लियर हो रहा है, माइंड के अंदर एक मैप क्लियर हो रहा है। ह्यूमन बॉडी के बारे में हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं। जो ये सेल होता है इसके बारे में बस थोड़ा सा आपको इतना पता होना चाहिए अभी ये टॉपिक के लिए कि सेल के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस होता है। यहाँ क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी बॉडी होती है, ये मेम्ब्रेन होती है पूरे सेल के ऊपर। राइट, ये तो सबको पता ही है, हमने ये चैप्टर 8 के अंदर डिटेल में सेल को पढ़ चुका है। अब देखो, कोई भी जो सेल होता है उसका हर एक फंक्शन होता है अलग अलग सेल का। जैसे कि हमने मसल के बारे में पढ़ा तो मसल सेल के अंदर क्या हो रहा था? एग्जैक्टली मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था और उसके अंदर मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट थे, वो भी हेल्प कर रहे थे। तब जाके पूरा जो एक मसल है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो उसकी कुछ कुछ यूनिट्स थी, हर यूनिट का कुछ कुछ फंक्शन था, कुछ अटैच हो रहा था, कुछ बाइंड हो रहा था, कुछ रिलीज हो रहा था, तब जाके एक फंक्शन हुआ। लेकिन जो ओवरऑल सारे सेल्स होते हैं उनका एक फंक्शन होता है क्या? सेलुलर रेस्पिरेशन। ये क्या होता है? अगर पहले के वीडियोस देखे होंगे, चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको बहुत समझ में आ गया होगा अभी तक मैं क्या बताना चाह रही हूँ। लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं है, हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। जो ये सेल होता है ये क्या करता है? एक फंक्शन होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। इसके अंदर ये सेल के पास में आता है फूड, उसको वो क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है और उसमें से एनर्जी को निकालता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, अब अगर मेरी बात करूं या आपकी बात करूं, अगर आपके पर्स में, वॉलेट के अंदर बहुत सारे पैसे हैं तो आप अपनी मर्जी से उसको कहीं पर भी खर्च कर सकते हो। जो आपका मन है आप वो ले सकते हो अगर आपके पास उतना मनी है आपके पास। उसी तरीके से जो ये सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इनके पास में इनका क्या मनी होता है? इनके पास क्या पैसे होते हैं? इनकी होती है एटीपी। ये इनकी करेंसी हो गई। जिसके पास जितना ज्यादा एटीपी होगा वो उतना प्रॉपरली फंक्शन करेगा। एटीपी नहीं होगा तो उसका फंक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा। एटीपी ज्यादा होगा तो फंक्शन ऑब्वियसली बात है कि अच्छा होगा। अब ये एटीपी आता कहां से है? इस सेल के पास में। ये सेल खुद बनाते हैं एटीपी सेल्युलर रेस्पिरेशन प्रोसेस करके। अब एटीपी बनाई है तो कोई चीज उसके पास आई होगी, रॉ मटेरियल, उससे उन्हें एटीपी बनाई है। तो हम क्या खाते हैं? हम खाते हैं खाना, फूड, पानी पीते हैं और सांस लेते हैं जिसमें हमको ऑक्सीजन मिल जाती है। तो अगर मैं बात करूं, ये एक ह्यूमन बॉडी है, इसके पास में फूड भी जाता है, वाटर भी जाता है, एयर भी जाती है। फूड में से हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, बहुत सारी चीजें लेते हैं, फैट्स लेते हैं। ये वाटर, नॉर्मल वाटर हम लेते हैं। एयर की बात करें तो हमारी बॉडी इसमें से क्या ले लेती है? ऑक्सीजन लेती है। हम ब्रीथ करते हैं, लंग्स के पास जाता है, एल्वेलाई के पास में जाता है, ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाती है कहाँ पर? हमारे पास में आ जाती है, कि सेल्स के पास में आ जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में जनरेट होती है वो वापस चली जाती है और हम उसको एक्सेल कर देते हैं। इनहेल एक्सेल होता है। ठीक है, तो बॉडी के पास में क्या पहुंच चुका है? खाना पहुंच चुका है। अब खाने में क्या खाया? कार्बोहाइड्रेट खाया है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? शुगर है। ब्रेक करते जाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट से बेसिक यूनिट क्या मिलेगा हमको? ग्लूकोज मिलेगा। तो मान के चलो एक ह्यूमन बॉडी थी, उसने खाना खाया, खाना खाने के बाद में उसकी बॉडी के पास में क्या आ गया? बहुत सारा ग्लूकोज। क्या आ गया इस कार्बोहाइड्रेट से? ये अगर मैं बोलूं ये ह्यूमन की बॉडी है तो इसके पास में आ चुका है क्या? ग्लूकोज।
इसके पास में आ चुका है क्या, ऑक्सीजन, इसने ब्रीथ किया। अब ये बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी है, तो ये सेल के पास में क्या आ चुका है, ग्लूकोज आया, ऑक्सीजन आया। ये बहुत इजीली अपना क्या फंक्शन करेगा, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर ये सेल क्या करेगा, जो इसके पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है इसको ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो इस प्रोसेस का दूसरा नाम भी क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, या फिर बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो कितने सारे नाम हो गए, एरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस मतलब ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज क्योंकि जो ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का तो उसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है और वो ऑक्सीजन लेता है तो वो होता है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। और ये सब प्रोसेस हो गया जो एक ही प्रोसेस है, उसके बाद में क्या बनता है यहाँ पे, पायरुविक एसिड, और क्या बनता है साथ में, लॉट्स ऑफ एटीपी। क्या बनता है, एटीपी। तो ये एटीपी किसकी हुई, इसी सेल की हुई ना, क्योंकि इसने ग्लूकोज लिया और उसको ब्रेक डाउन किया। ठीक, अब ये था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन अगर यही सेल्स हैं, इसके पास में फूड पहुंचा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, लेकिन इसके पास में ऑक्सीजन नहीं पहुंची, तब ये क्या करेगा, तब भी ये अपना फंक्शन करेगा, लेकिन तब क्या हो जाएगी वो, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीडेशन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं। तब क्या होता है, प्रोडक्ट पायरुविक एसिड की जगह क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, प्लस एटीपी भी बनती है, थोड़ी बहुत अमाउंट में एटीपी बनती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ज्यादा एटीपी बनती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में थोड़ी कम एटीपी बनती है। इट मीन सेल जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी अपना फंक्शन कर सकता है, एब्सेंस में भी अपना फंक्शन कर सकता है। अभी तक क्लियर होगी पॉइंट में क्या क्या बताया मैंने। अब देखो ये वाले पॉइंट को अब हम रखते हैं मसल सेल के ऊपर। अब मसल का सेल है हमारी बॉडी में, मसल्स है, मसल्स के अंदर सेल है, मसल के पास भी क्या आएगा, ग्लूकोज आएगा, मसल के पास भी क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। लेकिन मसल का सेल कैसा बना होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ठीक, उसमें होता है ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया मसल सेल, यहाँ पे सार्कोलेमा होती है, सार्कोप्लाज्म होता है, राइट, मसल सेल है। अब ये मसल सेल के पास भी क्या आता है, ग्लूकोज आता है, क्योंकि हम खाना तो खा ही रहे हैं, और इसके पास भी क्या आता है, ऑक्सीजन भी आता है। अब ये मसल सेल क्या करता है, ये ग्लूकोज को या तो वो यूज कर लेगा, ठीक है, या फिर वो उसको स्टोर कर लेगा। अब ग्लूकोज है सबसे बेसिक यूनिट, छोटी छोटी सी यूनिट्स हैं। अगर ग्लूकोज की यूनिट्स को जोड़ दिया जाए तो ये क्या बना लेते हैं, ग्लाइकोजन। तो जो ग्लूकोज है मसल के अंदर अगर यूज नहीं हो रहा है तो वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है। क्या हो जाता है, मसल के अंदर स्टोर हो जाता है। अब आप बोलोगे कि स्टोर क्यों होता है, जब कभी जरूरत पड़ती है मसल को ज्यादा काम करने की तो वो यही ग्लाइकोजन को एनारोबिक कंडीशन के अंदर ब्रेक डाउन करके एटीपी निकालता है और वो एटीपी को यूज करता है। अब कैसे यूज करता है और क्यों यूज करता है वो हम देखते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ग्लूकोज आया, या तो वो यूज हो जाएगा, उसमें से पायरुविक एसिड बना, एटीपी बना, एटीपी इसने यूज कर लिया। ये पायरुविक एसिड क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में चला जाता है। इसके पास में माइटोकॉन्ड्रिया, इसके पास में माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर जब ग्लूकोज आता है, ग्लाइकोलिसिस होने के बाद में पायरुविक एसिड बन जाता है, एटीपी बन जाता है, तो वो पायरुविक एसिड क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, उसका और प्रोसेसिंग होती है। क्यों, क्योंकि उसमें से और एनर्जी निकालनी है और एटीपी मुझको निकालना है। वो पूरी तरीके से ब्रेक अभी ग्लूकोज नहीं हुआ। उसी तरीके से ये मसल सेल के पास में जब ग्लूकोज आता है और अगर वो यूज करना चाहता है तो उसमें से वो क्या करता है, एटीपी को निकालता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके। उसके पास जो प्रोडक्ट आया, पायरुविक एसिड आया है, उसको वो माइटोकॉन्ड्रिया भेजकर फर्दर प्रोसेस करता है। लेकिन अगर उसको ग्लूकोज नहीं यूज करना तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में उसको स्टोर करके मसल के अंदर रख लेता है। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, सेकेंड, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन मसल के पास में आती है, इसके पास में एक पिगमेंट होता है, आगे हम पढ़ेंगे। इसकी वजह से ये ऑक्सीजन इसके अंदर स्टोर हो जाती है, राइट। अगर वो स्टोर नहीं होती तो वो मसल यूटिलाइज कर सकता है। सिंपल सी बात है, अगर आपको पैसे मिले, आपकी नीड है तो आप उसको खर्च करोगे, अगर आपकी नीड नहीं है तो आप उसको सेव करोगे। सेम वो सेल्स भी यही करते हैं। उनके पास ग्लूकोज ऑक्सीजन आता है, मसल सेल के पास में यूज करना है तो करेगा, नहीं यूज करना है तो उसको वो सेव करके रख लेगा। हम अपना सेविंग कहाँ रखते हैं, बैंक में रखते हैं या कोई पिगी बैंक में रखते हैं। ये अपनी सेविंग जो है इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन के रूप में रखता है, किसको, ग्लूकोज को। क्लियर हो गया यहाँ तक पॉइंट।
अब हम बात करते हैं एग्जैक्टली क्या पॉइंट हमको समझना है या डिस्कस करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं दो पर्सन बना रही हूँ, एक ये पर्सन है और ये पर्सन 2। ठीक है, अब ये दोनों ह्यूमन बीइंग हैं, तो इनकी बॉडी के अंदर मसल होगा। इसके पास भी क्या है, मसल है, और इसके पास भी क्या है, मसल है। हमने मसल्स के अंदर क्या क्या पढ़ा था, मसल होते हैं, मसल के अंदर मसल बंडल्स होते हैं बहुत सारे, यहाँ एम भी लिख देती हूँ मैं। ठीक है, आप अपना फुल फॉर्म लिख लेना क्योंकि मुझे जल्दी से वीडियो फिनिश करना है। मसल बंडल होते हैं, मसल बंडल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मसल सेल्स होते हैं या मसल फाइबर्स होते हैं, और उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स होते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो इस ह्यूमन के अंदर है तो इसके अंदर भी सेम चीजें प्रेजेंट होंगी, मसल बंडल होंगे, ठीक है, मसल सेल होगा, मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल्स होंगे। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब इसके पास भी, इसने खाना खाया, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फूड, इसने भी खाना खाया, इसने ब्रीथ किया, उसने भी ब्रीथ किया, तो इसको क्या मिल गई, ऑक्सीजन, इसको भी मिल गई क्या, ऑक्सीजन मिल गई। अब दोनों के पास सेल्स है, मसल्स है, मसल सेल है। अब यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर देती हूँ, एक छोटा सा ये मसल सेल हो गया। अब इसके पास में क्या आ रहा है, ग्लूकोज आया, क्या आया, ग्लूकोज आया। सेम यहाँ पर भी इसके सेल के पास में भी क्या आने वाला है, ग्लूकोज आ गया। अभी हमने क्या पढ़ा, ग्लूकोज आएगा तो क्या करेगा, एक सेल उसको ब्रेक डाउन करेगा। क्यों? क्योंकि इस ग्लूकोज के पास बहुत सारी एनर्जी है, वही तो हमको एनर्जी दे रहेगा, तो एटीपी निकालना है मुझे इस ग्लूकोज से। और इसके पास में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन भी आ गया। ठीक है, इसके पास भी आ गया ऑक्सीजन। अब ये ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन होगा, पायरुविक एसिड बनेगा, एटीपी बनेगी। क्लियर बात यहाँ तक? ग्लूकोज से पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है, 10 स्टेप्स होती हैगी। ठीक है, वो हमने डिटेल में पढ़ चुकी है। अब यहाँ पर जो ये एटीपी आई है, इस एटीपी का क्या होगा, अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन का वीडियो डिटेल में देखा है, समझा है और समझ में आ गया है, तो अभी यहाँ वाला पॉइंट समझ में आएगा। ये एटीपी क्या होगी, किसके पास जाएगी, ये मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल के पास में जाएगी। किसके अंदर, इस बॉडी के मसल्स के अंदर, मसल बंडल में, मसल सेल्स में, मायोफाइब्रिल से मायोफिलामेंट के पास में एटीपी जाएगी। और यहाँ पे क्या थे, लाइट डार्क बैंड्स थे, राइट। डार्क बैंड किससे बना था, मायोसिन प्रोटीन से बना था। मायोसिन प्रोटीन किससे बना था, मैरोमायोसिन प्रोटीन से बना था, जो बेसिक यूनिट थी, कुछ इस तरह का उसका स्ट्रक्चर था। हाँ? और यहाँ पे उसके 2 बाइंडिंग साइट थी, मैरोमायोसिन के ऊपर एक थी एटीपी बाइंडिंग साइट। तो वो वाला एटीपी जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन करके एटीपी बनाएगा, ये एटीपी इस बाइंडिंग साइट पे बाइंड होगा, ब्रेक डाउन होगा, एनर्जी रिलीज होगी, तब ये मैरोमायोसिन को एनर्जी मिलेगी। तो ये क्या करेंगे सारे मैरोमायोसिन्स, एक्टिन जो लाइट बैंड में प्रेजेंट है, एक्टिन के फिलामेंट्स में क्या करेंगे, बाइंड करेंगे, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन करेंगे, राइट। और एनर्जी मिलेगी एटीपी को ब्रेक डाउन करने से, तो क्या करेंगे, बैक मूवमेंट करेंगे। पढ़ा था हम लोगों ने, पढ़ा था। तो इस तरीके से ग्लूकोज आता जाएगा, एटीपी बनती जाएगी, मायोफिलामेंट्स जो है, सॉरी, मायोफिलामेंट के अंदर जो मैरोमायोसिन प्रेजेंट है डार्क बैंड के अंदर, उस पे एटीपी बाइंड होगी, ब्रेक डाउन होगा उस एटीपी का, तो वो एक्टिन में बाइंड करेगी, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा, बैक करेगी, फिर गिर जाएंगे और एटीपी को लेंगे, फिर वो क्या हो जाएंगे, क्रॉस ब्रिज बनाएंगे, फिर बैक करेंगे, गिर जाएंगे। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक इसको एटीपी मिलती रहेगी। ठीक है, और इस प्रोसेस से क्या हो रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब मसल कॉन्ट्रैक्ट हम नॉर्मल काम भी करते हैं, तब भी करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो ये हो गया क्या, एक जो ये बंदा है वो नॉर्मल काम कर रहा है, नॉर्मल वॉक कर रहा है या नॉर्मली कुछ काम कर रहा है, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत हो रही है तो इतनी एटीपी मिलती जा रही है, इसको ऑक्सीजन भी मिलती जा रही है, ब्रेक डाउन होता जा रहा है, काम होता जा रहा है अपना। आगे ये वाली पॉइंट समझ में। अब ये दूसरा वाला बंदा है, ये थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड है, इसको काम सारे तेज तेज करने हैं, बहुत तेज करने हैं। अब इसको लगानी है क्या, दौड़। ये क्या करना चाहता है, रनिंग करना चाहता है। जब ये दौड़ लगाएगा या कुछ ऐसा काम करेगा जिसमें बहुत सारी एनर्जी लगती है और हम हाफने लगते हैं, हम नॉर्मल वॉक करते तब हम नहीं हाफते, लेकिन जब हम दौड़ लगाते हैं, स्विमिंग करते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं जो हम नॉर्मली नहीं करते हैं, तो हम उसमें हाफ जाते हैं, लंबी लंबी सांसें लेते हैं। लंबी सांसें क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ये बंदा जब दौड़ लगा रहा है तो इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है और ये लंबी लंबी सांसें ले रहा है।
लेकिन ऑक्सीजन उतनी जल्दी इसके बॉडी के अंदर नहीं पहुंच पाती है। तब इसकी बॉडी के मसल्स क्या करते हैं, नॉर्मल अगर ये जब खड़ा है तो इसका प्रोसेस ये होता रहेगा, एटीपी यहाँ ब्रेकडाउन होती रहेगी और वो मैरोमायोसिन को मिलके कॉन्ट्रैक्शन मसल का चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही दौड़ लगाया तब इस मसल सेल को बहुत फास्ट काम करना पड़ेगा, लेकिन वो सेल उतनी फास्ट काम नहीं कर पाते हैं, राइट। जैसे मशीन होती है, कोई भी मशीन ले लो, वो मशीन की एक कैपेसिटी होती है, वो उसी कैपेसिटी से अपना काम करती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम दौड़ लगाने लग रहे हैं इस बंदे की, अब उसको क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का यहाँ पे डिप्लीशन हो रहा है, कम होता जा रहा है ऑक्सीजन इसकी बॉडी के अंदर। इस वजह से क्या होगा, क्या ग्लूकोज अपना ब्रेकडाउन होना बंद कर देगा, वो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करेगा, नहीं। ग्लूकोज क्या करेगा कि ठीक है ऑक्सीजन मेरे पास कम आ रही है तो मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन करूंगा। जब कोई इंसान दौड़ता है या जब वो हाँफता है तब उसके सेल्स क्या करेंगे, इस ग्लूकोज का एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो क्या होगा, जो पायरुविक एसिड बनेगा और जो एटीपी बहुत थोड़े अमाउंट में बनेगी। और ये पायरुविक एसिड को जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में बना है, अब इसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना था फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, तो ये क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जाएगा, सार्कोसोम के अंदर नहीं जाएगा, ये उल्टा यहाँ पे सार्कोसोम के अंदर चेंज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिड। आ रही है बात समझ में। ग्लूकोज को पायरुविक एसिड बनना था, पायरुविक एसिड को सार्कोसोम में जाना था, ठीक है। एटीपी ज्यादा रिलीज होती तो इसको मैरोमायोसिन को मिलती इसके, और वो एक्टिन को बाइंड करता, बैक करता, फिर गिरता, फिर अटैच करता, फिर बैक करता, फिर गिरता। लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज एनारोबिकली ब्रेकडाउन हो रहा है, उतनी एटीपी इसको नहीं मिल पा रही है, तो पायरुविक एसिड जो बनता है वो सार्कोसोम के पास नहीं जाता, वो साइटोप्लाज्म या सार्कोप्लाज्म के अंदर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और वहां पर वो एक्यूमुलेट हो जाता है। एसिड है तो पीएच क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा, 7 से नीचे की तरफ पीएच कर देगा, एसिडिक नेचर हो जाएगा, जिसके वजह से थकान महसूस होती है, मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि मसल सेल को उतनी अमाउंट की ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जिसके साथ वो मिलके ग्लूकोज का एरोबिक रेस्पिरेशन कर पाए। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है, बुक के अंदर लिखा है, जब हम इस तरह से रनिंग करते हैं, विगरस एक्सरसाइज करते हैं और जब हम हाफने लगते हैं तो मसल सेल ग्लाइकोजन को ब्रेक करते हैं। किसको ब्रेक करते हैं, ग्लाइकोजन को एनारोबिकली ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं, एनारोबिकली ब्रेक करते हैं और क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे ग्लूकोज पढ़ाया था, इसके पहले वाले चीज मैंने क्या बताई थी थोड़ी देर पहले कि ग्लूकोज मसल के पास में आता है, अगर इसको यूज नहीं करना है तो वो ग्लाइकोजन बना के उसको स्टोर कर लेता है, और जब ऐसी कंडीशन आती है तो यही ग्लाइकोजन एनारोबिकली ब्रेक डाउन होता है और लैक्टिक एसिड बन जाता है, जो साइटोप्लाज्म ऑफ द सब मसल सेल्स के अंदर भर जाता है। एक्यूमुलेट हो गया लैक्टिक एसिड, पीएच कम हो गया, थकान महसूस होने लगी, मसल्स में पेन होना शुरू हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक पॉइंट, लैक्टिक एसिड वाला ये पॉइंट आपकी बुक के अंदर देके रखा हुआ है कि ग्लाइकोजन एनारोबिकली ब्रेक होता है जब इस तरह की एक्सरसाइज होती है। तो ये चीज पॉइंट समझाने के लिए मैंने आपको ये पहले की पूरी स्टोरी समझाई थी। क्लियर। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, एग्जैक्टली मायोग्लोबिन के बारे में। मायोग्लोबिन समझने के लिए एक चीज को समझो। देखो, अगर मेरे पास एक छोटा सा गोल एक बीड है, एक मोती है, और इसमें क्या बहुत सारे मोती एक धागे के अंदर पिरो देती हो तो क्या बन जाती है, एक वो चेन बन जाती है, राइट। तो एक माला या एक नेकलेस जिसको हम बोलें तो उसका बेसिक यूनिट क्या है, एक सिंगल मोती, राइट। उसी तरीके से जो ये प्रोटीन होते हैं, हम पढ़ते रहते हैं प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन्स जो पढ़े हैं, ये क्या है, ये भी एक तरह के मान के चलो एक माला है, एक नेकलेस है जो छोटी छोटी बेसिक यूनिट से बनी हुई है। और वो बेसिक यूनिट क्या होती है कि वो होती है अमाइनो एसिड की। और इसमें के एक नहीं 20 to 22 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स या सेम अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं, राइट। अब हम डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बोलेंगे, जब ये अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से बाइंड करते हैं तो ये बनाते हैं एक चेन। क्या बनाते हैं, चेन। और इनके बीच में बनता है एक पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड। अमाइनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड बनता है पेप्टाइड बॉन्ड, और ये बन जाती है एक लंबी चेन।
तो ये हो जाती है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड नहीं है ना, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें के बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड, राइट। अब पॉलीपेप्टाइड की क्या बन गई है, चेन बन गई है, ठीक है। तो समझ में आया, प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है। अब वो एक सिंगल चेन भी हो सकती है, मल्टीपल चेन भी हो सकती है। मल्टीपल चेन्स मतलब बहुत सारी चेन है, तो वो अपने आप को बहुत ब्यूटीफुली अरेंज भी कर सकती हैं। तो इस तरीके से हेमोग्लोबिन का, मायोग्लोबिन का अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। जिन बच्चों को स्ट्रक्चर समझ में नहीं आते हैं, आगे चल के भी उनको लगता है कि मुझे स्ट्रक्चर बिल्कुल समझ में नहीं आता है, तो आपको ये वाला पॉइंट समझने की जरूरत है। कैसे एक छोटा सिंपल सिंगल यूनिट आपस में एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद चेन बनाते हैं, चेन बनाने के बाद वो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। तो अब हम बात कर रहे थे किसकी, मायोग्लोबिन की। मायोग्लोबिन क्या है, मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है। क्या है, एक ये प्रोटीन है। तो ये भी कोई बेसिक यूनिट से बना होगा, बना है, वो हमें नहीं जानना है, लेकिन हमें ये पता करना है कि वो एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है। अगर कोई बोले कि मायोग्लोबिन एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो क्या समझोगे कि कुछ छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स हैं, एक चेन में बंधे हुए हैं, ठीक है। तो वो एक मायोग्लोबिन प्रोटीन हो गया आएगा। क्लियर यहां तक। अब ये जो मायोग्लोबिन प्रोटीन है, ये प्रेजेंट है ह्यूमन की बॉडी के सेल्स के अंदर। कौन से सेल के अंदर, मसल सेल के अंदर। कहां पे प्रेजेंट है वो अभी हम नहीं बात करेंगे, बस इतना याद रख लो कि हमने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, मसल सेल का। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आपका ये मायोग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट है। क्लियर हो गया यहाँ तक बात कि मसल है हमारी बॉडी के अंदर, मसल बंडल्स है, मसल सेल है, उस मसल सेल के अंदर मायोग्लोबिन की सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है या मायोग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट है। क्लियर। अब ये प्रोटीन है तो इसका क्या काम है, इसका कुछ तो काम होगा। इसका काम का तो पता नहीं, लेकिन इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है ऑक्सीजन बाइंडिंग। ये ऑक्सीजन को बहुत पसंद करता है या ऑक्सीजन इसको बहुत पसंद करती है, ठीक है। अगर इसके पास ऑक्सीजन कहीं से दिख जाएगी तो सीधे ऑक्सीजन इसके पास में आके अटैच हो जाएगी, और इसके पास में ऑक्सीजन को बांधने के लिए बाइंडिंग साइट भी होती है। बाइंडिंग साइट रिसीवर नहीं होगा, जब तक तुम्हारे पास खाली बर्तन नहीं होगा तब तक उसमें तुम कुछ नहीं भर सकते। अपने दिमाग को थोड़ा खाली रखोगे तभी कुछ नॉलेज बढ़ेगी। ये सोच के पढ़ोगे कि मुझे सब आता है तो कुछ नहीं सीख पाते, ठीक है। उसी तरीके से ये जो मायोग्लोबिन होता है, इसके पास में ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट होती है। अगर ऑक्सीजन आएगा तो मैं उससे बाइंड उसको करा दूंगा। क्लियर। अब ये मसल सेल जो है, इसके पास ऑक्सीजन कहां से आएगी, कौन लेकर आएगा, ब्लड लेके आएगा। कौन लेकर आएगा, ब्लड। ब्लड जो है इसके अंदर ऑक्सीजन ट्रेवल करके आती है। अब ब्लड तो हमारी पूरी बॉडी में मूव करता है, राइट। हर सेल के पास में ब्लड जाता है। ब्लड के पास ऑक्सीजन कहां से आई, ब्लड के पास ऑक्सीजन आती है जब ब्लड लंग्स के पास से ट्रैवल करता है। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन हमने पढ़ा था। तो क्या होता है, हम लोग ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन भी अंदर जाती है, लंग्स में गई, ब्रोंकियस में गई, ब्रोंकस में गई, देन ब्रोंक्यूल्स में गई, एल्वेलाई के पास जाती है। एल्वेलाई के पास में क्या होता है, वहां से वो ब्लड में शिफ्ट हो जाती है। अब ब्लड के अंदर तो आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट्स भी है, बहुत सारी चीजें। तो ऑक्सीजन किसके पास जाएगी, ऑक्सीजन जाती है किसके पास में, हेमोग्लोबिन के पास में। हेमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है, वो भी एक कैरियर प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को बैठा सकता है कि आ जाओ तुम मेरे पास में आके बैठ जाओ। फिर ब्लड के अंदर जो हेमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को बैठा लेता है और उसको सब जगह घुमाता रहता है ऑक्सीजन को, ठीक। अब ऑक्सीजन कैसी है, थोड़ी धोखेबाज टाइप की है। उसको जैसे ही मसल सेल के अंदर मायोग्लोबिन दिख जाता है, वो तुरंत उठ के हेमोग्लोबिन को छोड़ के मायोग्लोबिन के पास आ जाती है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की हाई एफिनिटी होती है। एफिनिटी मतलब उसका कनेक्शन, वो बहुत जल्दी से बाइंड कर जाती है। मैग्नेट्स होती है कि मैग्नेट को जब हम अलग कर देते हैं लेकिन थोड़ा सा पास लेके आओ तो तुरंत चिपक जाती है। क्यों, क्योंकि इनका नेचर है, नॉर्थ एंड साउथ वो अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे, राइट। उसी तरीके से ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से भी बाइंड कर सकती है, मायोग्लोबिन से भी बाइंड कर सकती है। और दोनों क्या है, दोनों ही प्रोटीन है, दोनों ही पॉलीपेप्टाइड चेन के बने हुए हैं, ठीक। लेकिन जो ऑक्सीजन होती है, अगर दोनों बैठे हो तो वो मायोग्लोबिन के पास ही जाएगी क्योंकि उसकी इससे हाई एफिनिटी होती है। तो ऑक्सीजन अब मसल सेल के पास इस तरीके से आती है
और मसल सेल के पास में पहले से ग्लूकोज आ जाता है तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो जाता है। ग्लूकोज अगर यूज होना चाहता है तो वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में मिलके एरोबिक रेस्पिरेशन करके एटीपी बना देता है, जो हमने बताया था। अगर ग्लूकोज को यूज नहीं होना तो वो ग्लाइकोजन बना देता है। अब बात करते हैं कि अगर ऑक्सीजन आया और ग्लूकोज ने बोला कि मुझे अभी यूज नहीं होना है, मैं जा रहा हूं ग्लाइकोजन बनने के लिए, तो वो ऑक्सीजन क्या करेगी, यहाँ पे क्या करेगी, वो ऑक्सीजन इस मायोग्लोबिन के पास में बैठ जाएगी और स्टोर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाती है। तो समझ रहे होगे, एक सेल है, ये मसल का सेल है, ठीक है, इसके पास ग्लूकोज आया, अगर इसको यूज करना है ग्लूकोज को तो ये उसका एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकता है ऑक्सीजन का यूज करके, एटीपी बना देगा, ठीक है। अगर इस सेल के पास ग्लूकोज आया, इसको यूज नहीं करना ग्लूकोज को, तो ये सेल क्या करेगा, ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट्स को पकड़ लेगा और एक ग्लाइकोजन बना के अंदर स्टोर कर देगा। हो गया, ग्लूकोज स्टोर होता है मसल सेल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये हो गई ग्लूकोज की कहानी खत्म। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ब्लड लेके आया मसल सेल के पास में ऑक्सीजन, हेमोग्लोबिन को छोड़ के तुरंत ऑक्सीजन किसके पास में आ गई, यहाँ पे मायोग्लोबिन प्रोटीन के पास में आ गई, जो किसके अंदर प्रेजेंट था, आपका मसल सेल के अंदर था। अब ये ऑक्सीजन आ गई, या तो वो ग्लूकोज के साथ में यूज हो जाओ एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, अगर उसको यूज नहीं होना तो वो क्या करेगी, तो वो स्टोर हो जाएगी, ठीक है। एक और काम कर सकती है वो, यहाँ पे थर्ड काम ये होता है ऑक्सीजन का, जो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, हर सेल के अंदर होता है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, वो उसका नाम क्या होगा, सार्कोजोम। क्या प्रेजेंट नाम होगा, सार्कोजोम। वो ऑक्सीजन इस सार्कोजोम के पास जा सकती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वहां पे और भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही होती है, वहां पे ऑक्सीजन जाके हाइड्रोजन के साथ में मिलकर वाटर बना देती है। तो बहुत सारी चीजें आती हैं, यूज भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, स्टोर भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन आएगी तो केवल ग्लूकोज के साथ मिलकर एरोबिक रेस्पिरेशन ही करेगी, नहीं, उसका मन नहीं है तो वो स्टोर भी हो जाएगी। अगर उसका तब भी मन नहीं है तो वो क्या कर सकता है, सार्कोजोम में जाकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ऑक्सीजन कोई ह्यूमन बॉडी नहीं है कि उसका ब्रेन है, उसका मन नहीं करेगा, अलग अलग प्रोसेस होते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 5 चीजें पढ़ ली, ग्लूकोज के बारे में और ऑक्सीजन के बारे में। ग्लूकोज की 2 कंडीशन, आइदर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा या ग्लूकोज का ग्लाइकोजन स्टोर हो जाएगा मसल के अंदर। ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन या तो मायोग्लोबिन के साथ में बैठ के स्टोर हो जाएगा, या फिर वो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ में मिलकर एरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकता है, या ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ चुका है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के सार्कोजोम के पास में जाकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट करके वाटर फॉर्म करता है। ऑक्सीजन है, H+ आयंस मिल जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और वो वाटर फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो क्या पॉइंट हमने अभी तक समझा, जो मायोग्लोबिन है वो क्या है, प्रोटीन है, मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, उस पे ऑक्सीजन आके बाइंड हो सकती है, स्टोर हो सकती है, ठीक। अब ये प्रोटीन जो होता है, मायोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है वो होता है कौन से कलर का, रेड कलर का। क्या कलर का होता है, रेड कलर का होता है का। तो देखो, अगर ये प्रोटीन जितना ज्यादा प्रेजेंट होगा इस मसल्स के अंदर, उतना ज्यादा इसमें ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। और ये प्रोटीन का रेड कलर है, ज्यादा प्रोटीन मायोग्लोबिन तो ज्यादा रेड रेड दिखाई देगा। जब हम मायोग्लोबिन या मसल सेल्स को देखते हैं और अगर वो रेड कलर का दिखाई देता है, रेड मसल सेल, तो इट मीन्स उसके अंदर जो नंबर है मायोग्लोबिन प्रोटीन्स का वो कैसा है, हाई है, ठीक है। और ऑक्सीजन कैसा है उसके अंदर, वो भी हाई है। ये हो गया मसल सेल, ठीक है। अब इसको देखा जाए माइक्रोस्कोप के अंदर तो ये कैसा दिखाई दिया, रेड कलर का। कैसा दिखाई दे रहा है, रेड कलर का दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि रेड कलर का दिखाई दे रहा है, तो हम इसका नाम रख देते हैं रेड मसल सेल, ठीक। अब रेड मसल सेल क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो ये रेड कलर का प्रोटीन है, इसका नाम क्या है, मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन का अमाउंट ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, क्योंकि ये खुद एक रेड कलर का प्रोटीन है। तो मायोग्लोबिन जब किसी मसल्स के अंदर बहुत ज्यादा होता है तो वो रेड कलर का दिखाई देता है। मायोग्लोबिन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि वो ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है, तो इट मींस रेड मसल सेल्स के अंदर मायोग्लोबिन भी ज्यादा होता है और ऑक्सीजन का लेवल भी इसमें बहुत ज्यादा होता है। अब बात करें एक दूसरे सेल की, जो मुझको रेड कलर का नहीं दिखाई दे रहा है, वो मुझको व्हाइट कलर का ही दिखाई दे रहा है, व्हाइट कहें या बहुत ही लाइट रेड कम कम दिखाई दे रहा है उसके अंदर।
तब मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकती होंगी, क्या उसके अंदर मायोग्लोबिन प्रोटीन नहीं है? है, लेकिन उसके अंदर जो मायोग्लोबिन का प्रोटीन है वो काफी कम है। कैसा है? बहुत लेस है। इसीलिए इसके पास में ऑक्सीजन भी कैसी है? कम है, क्योंकि मायोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन को बाइंड करना। जितना मायोग्लोबिन उतनी ऑक्सीजन, जितना कम मायोग्लोबिन उतनी कम ऑक्सीजन उसके अंदर। तो इसका नाम क्या रख दिया इस मसल का? व्हाइट मसल। ठीक है, ये हो गया रेड मसल, ये हो गया व्हाइट मसल। तो अभी तक हमने समझा जो ये रेड मसल और व्हाइट मसल है, इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मायोग्लोबिन प्रोटीन, जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है। तो हमको ये टॉपिक समझना है, तो कौन कौन से टर्म्स याद रखने होंगे? मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है, रेड कलर का है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, ऑक्सीजन एफिनिटी उसकी बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है क्योंकि उसके पास में ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइट है। अब ये मायोग्लोबिन हमारी बॉडी में कहाँ रहता है? मायो वर्ड है तो मसल्स के अंदर ही होगा, तो ये मायोग्लोबिन मसल्स के अंदर, मसल सेल के अंदर होता है। अब जितना ज्यादा मायोग्लोबिन होगा उतना वो मसल रेड कलर का दिखाई देगा, क्योंकि ये रेड कलर का प्रोटीन है। जितना कम होगा मायोग्लोबिन तो वो व्हाइट कलर का मसल दिखाई देगा, वो व्हाइट मसल होगा। अब बोले कि जो रेड मसल है उसके पास ऑक्सीजन ज्यादा है या कम है? उसके पास ऑक्सीजन ज्यादा है। व्हाइट मसल के पास में ऑक्सीजन कम है, क्यों? क्योंकि उसके पास मायोग्लोबिन कम है। अब इसके पास ऑक्सीजन ज्यादा है, इसके पास कम है, तो और कुछ भी चीजें होंगी। देखो, इसके पास ऑक्सीजन ज्यादा है तो ये क्या कर सकता है मसल? ये ऑक्सीजन यूज कर सकता है किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। इस रेड मसल के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी, राइट। अब ये ऑक्सीजन इस मसल्स के अंदर जो सार्कोसोम है, मींस माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उस चेन के अंदर ये ऑक्सीजन चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, अब चेन के अंदर इसको मिल जाएगा क्या? H+ और ये ऑक्सीजन, तो ये क्या बना लेंगे? वाटर बना लेगा। क्लियर है यहाँ तक? ये ऑक्सीजन मायोग्लोबिन के साथ में स्टोर भी हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर वाटर भी बना सकता है। लेकिन व्हाइट मसल्स के अंदर मायोग्लोबिन कम है, ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ पे थोड़े से चांसेस काफी कम होते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं इस टॉपिक का। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको बहुत सारे डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर ह्यूमन के मसल्स के बारे में। मसल का स्ट्रक्चर हमें पता है, उसमें बहुत सारे मसल बंडल्स होते हैं, मसल बंडल के अंदर बहुत सारे मसल सेल्स होते हैं। ये जो मसल सेल होता है, नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर सेल में ग्लूकोज आता है, साइटोप्लाज्म में जाता है, वहां पर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है जिसका दूसरा नाम एरोबिक रेस्पिरेशन होता है या ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है तो उसमें से निकलती है एनर्जी, एटीपी, और वो एटीपी एनर्जी यही मसल्स यूज करते हैं। कहाँ पे एटीपी जाती है? इस मसल के अंदर प्रेजेंट होते हैं पतले पतले से मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स। मायोफिलामेंट्स के अंदर जो डार्क बैंड होता है वो बना होता है मायोसिन प्रोटीन से। इस प्रोटीन के ये प्रोटीन बना होता है मेरोमायोसिन से। ठीक है, वो एटीपी जो ग्लाइकोलाइसिस से बनी थी, ऑक्सीजन आने के बाद और ग्लूकोज आने के बाद इस मसल के अंदर वो एटीपी इस मेरोमायोसिन के पास में जाती है। उसके हेड पे एटीपी बाइंडिंग साइट होती है, वहां पर बाइंड होती है। जैसे ही बाइंड होती है तो एनर्जी वहां पर रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि एटीपी का ब्रेकडाउन होता है। इसके पास में होता है एंजाइम एटीपीएस। एटीपी ब्रेक हुआ, एनर्जी निकली। अब ये मेरोमायोसिन को एनर्जी मिल गई, इसने अपने लाइट बैंड वाले के एक्टिन के साथ में क्या कर ली? बाइंडिंग कर ली। जैसे ही बाइंड करा उसने तो उसको और एनर्जी मिलती है तो वो उसको बैक खींचता है। एक्टिन के फिलामेंट्स को क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। ऐसे एटीपी मिलती रहती है। बहुत सारे मेरोमायोसिन की यूनिट्स होती है, सब एटीपी लेती है, बाइंड करती है एक्टिन को, पीछे की तरफ खींचती है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने में हेल्प कराती है, जो मसल का मेन फंक्शन होता है। ठीक है, अब अगर ये मसल्स के पास में मायोग्लोबिन काफी कम है तो ऑक्सीजन का लेवल भी इसके पास में क्या होगा? बहुत कम होगा। लेकिन काम तो उसको करना ही पड़ेगा, ऑक्सीजन आपके पास कम हो या ज्यादा हो। तब क्या होता है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन ये शो करता है। कौन? मसल। एनारोबिक रेस्पिरेशन जब करते हैं काम तो क्या होता है? जो पायरुविक एसिड बनता है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर या फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर, तो वो पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और वो लैक्टिक एसिड यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर जम जाता है।
जबकि पायरुविक एसिड जो बन रहा था एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल में पार्टिसिपेट करता है ताकि उसको और प्रोसेसिंग हो सके और एनर्जी निकल सके। तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस करना है, पायरुविक एसिड बनना है, पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाना है, वहां पे टीसीए साइकिल या क्रेब्स साइकिल करना है ताकि और एटीपी निकले। मतलब चूस लेना है, जैसे गन्ना होता है ना, मशीन के अंदर एक बार डालते हैं तो जूस निकलता है, उसको दोबारा डालते जब तक उसका पूरा जूस निकाल नहीं लेते। उसी तरीके से ये जो सेल होते हैं ना, ये ग्लूकोज को पूरा चूस लेते हैं, जब तक कि उसमें से पूरी एटीपी नहीं निकाल लेते तब तक उसको अलग अलग प्रोसेस में डालते रहेंगे। पहले साइटोप्लाज्म में उसका ग्लाइकोलिसिस कर दिया, अब फिर भी बचा है उसका पायरुविक एसिड की, हाँ 3 कार्बन कंपाउंड, अभी 3 कार्बन इसके पास बाकी हैं। ग्लूकोज के पास 6 कार्बन थे, अभी 3 कार्बन बाकी हैं, इसको फिर बुला लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास में। यहाँ पे फिर टीसीए साइकिल, क्रेब्स साइकिल या जिसका दूसरा नाम होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल, उसमें पार्टिसिपेट करता है, इसमें से और एनर्जी निकलती है और फिर वो एनर्जी ये मस्त सेल जो होता है ये यूज करता है एनर्जी को। ग्लूकोज आया है तो उसकी एनर्जी मुझे निकालनी है। अब अगर ऑक्सीजन मिल जाती है सेल्स को, मसल सेल्स को, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छे से ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हो जाता है। ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो एनारोबिक कंडीशन के अंदर भी वो लोग क्या करते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस कर देते हैं। लेकिन तब पायरुविक एसिड बोलता है ऑक्सीजन नहीं है मेरे पास में, मैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास में नहीं जाऊंगा, आगे टीसीए साइकिल क्रेब्स साइकिल नहीं होगी। तो वो क्या करता है, साइटोप्लाज्म के अंदर बैठ जाता है पायरुविक एसिड और फिर वो अपने आप को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर लेता है। लैक्टिक एसिड वो गुस्सेल है, एसिडिक है, एसिडिक एनवायरमेंट करता है तो हमको मसल्स में दर्द, पेन महसूस होता है, फैटिग महसूस होता है। तो ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिलेगी तो वो बहुत अच्छे से एटीपी रिलीज करेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा, पायरुविक एसिड बना के साइटोप्लाज्म में बैठ जाएगा और वो लैक्टिक एसिड बना के हमको ही पेन देना शुरू कर देगा। ठीक है, यहाँ तक ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और उसके अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप की बोन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, उन बोन्स के नाम जो हमें याद करने हैं, उनका लोकेशन हमको समझना है।